जी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। वंस अगेन वेलकम टू एजुकेटर्स प्लस। रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स से कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहले आप में से कुछ ने ये क्वेश्चंस किए भी होंगे, जल्दबाजी में किए होंगे, भागम भाग में किए होंगे, तो आराम से इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। पहला सवाल देखें क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक इज ए मेजर ऑफ रिलेटिव पोजीशन। देखो भाई ध्यान रखो, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में बेटे दो चीजें आती हैं। एक आती है आपकी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक। दूसरा आपके पास आता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। ठीक, उसके बाद में डिस्पर्शन में आपके पास में रेंज आ गया, मीन आ गया, मीडियन आ गया, मोड आ गया। ठीक, क्वार्टाइल डेविएशन। डिस्पर्शन में मीन मीडियन मोड नहीं, मीन मीडियन मोड आपका रहेगा एवरेज जो भी है सेंट्रल टेंडेंसी में। डिस्पर्शन में उसका अलग अलग वैल्यूज का प्रसरण कितना है, मीन से कितनी दूरी पर है वो, पॉजिटिव में है, नेगेटिव में है, मीडियन से कितनी दूरी पर है वो। ठीक है जी। आपसे कई बार सवाल पूछा जाता है कि कौन सी चीज पोजीशन पर आधारित है और कौन सी नंबर के एवरेज पर आधारित है। ठीक है जी। अब पोजीशन पर आधारित जो स्टैटिस्टिक है आपके पास में मीडियन है, परसेंटाइल है। ध्यान रखिएगा। ठीक है जी। ये आपकी उस पर आधारित है, क्या नाम है, पोजीशन के ऊपर। क्लियर है। तो परसेंटाइल स्कोर है, रेंज है, स्टैंडर्ड डेविएशन है और वेरिएंस है। हमारा आंसर जो होगा वो परसेंटाइल स्कोर होगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को। परसेंटाइल क्या होता है, परसेंटाइल और परसेंटेज का क्या लेना देना है आपस में। परसेंटाइल का मतलब है कि परसेंटेज ऑफ वैल्यूज विच आर फाउंड अंडर दैट स्पेसिफिक वैल्यू। मतलब अगर परसेंटाइल किसी का 99 परसेंटाइल है तो इस एक जिसका 99 परसेंटाइल है उससे नीचे, बहुत आसान शब्दों में लिख रहा हूं, उससे नीचे 99% वो लोग होंगे जो इस टेस्ट में पार्टिसिपेट किए थे। समझ में आ गई चीज। मतलब रैंकिंग सिस्टम में इस्तेमाल होगा आपका परसेंटाइल। अगर 69th परसेंटाइल है तो उसका मतलब 69% ऑफ द स्कोर्स वर बिलो दैट पर्टिकुलर स्कोर एंड 31% वर अबव दैट स्कोर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पर आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग मेथड। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग मेथड, अलग अलग तरीके के सैंपलिंग मेथड पढ़े आपने। सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी में बांट लेते हैं हम। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर आपसे कोई पूछे कि जितनी भी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के हर एक मेंबर के बराबर बराबर चांसेस हैं फाइनल सैंपल में, ट्रू रिप्रेजेंटेटिव सैंपल में आने के, तो वो रैंडम होगी। रैंडम की अलग अलग टाइप्स हैं। ये जो स्ट्रेटिफाइड है ये भी रैंडम की ही टाइप है। जहां बराबर चांसेस नहीं है वो नॉन प्रोबेबिलिटी है, उसकी अलग बहुत सी टाइप्स हैं, आपने पढ़ रखे हैं सारे के सारे। ठीक है जी। चलिए हम बात कर रहे हैं स्तर। अब स्ट्रेटिफाइड शब्द बना है स्ट्रेटा से, और मैं आपको इसकी उत्पत्ति बताऊं। स्ट्रेटा शब्द जो निकला है ये ज्योग्राफी का शब्द है। स्ट्रेटा पहाड़ होते हैं अलग अलग जिनमें परत होती है। ठीक है जी। एक परत को एक स्ट्रेटा बोलते हैं, वहीं से स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग मेथड निकला है। अगर आप कई स्तर बनाते हैं, हर स्तर के लिए आप अलग अलग सैंपल को रैंडम सेलेक्ट करते हैं, तो वो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग है। ठीक है जी। द स्ट्रेटा शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव। अब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब है। देखो, हमको चाहिए 200 टीचर्स का सैंपल। इन 200 में सबसे पहला अपन को 100 चाहिए मेल और 100 चाहिए फीमेल। तो देखो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए कि नहीं हो गए। जो इसमें आ गया उसके इसमें आने के चांसेस 0 हैं। ठीक,
उसके बाद में हमने ये बनाया कि भाई ये जो 100 है मेल, इनमें से सरकारी जो है गवर्नमेंट 50 होने चाहिए और प्राइवेट स्कूल के, जिनको पब्लिक बोलते हैं स्कूल, उनके 50 होने चाहिए। तो बेटा जो इसमें आ जाएगा वो इसमें नहीं आएगा, समझ रहे बात को? तो इसी चीज को हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, समझ में आई चीज? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब, और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव, कलेक्टिवली ये मिलकर के साथ में रहेंगे, इतने से ऊपर नहीं जाएंगे। डन। पहला स्टेटमेंट क्लियर हो गया, तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही होगा। द स्टेटा शुड बी इंटरडिपेंडेंट एंड कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव, ये तो नहीं होगा भाई। तीसरा देखें, द मेंबर्स विद इन ए स्टेटम शुड बी एज होमोजीनियस एज पॉसिबल। होमोजीनिटी और हेट्रोजीनिटी, यूपीएचसीएससी वालों को मुझे लगता नहीं इनको खुद को क्लियर है ये दोनों शब्द की नहीं है। पिछली बार भी एक सवाल गलत किया था इन्होंने, ध्यान है? अब देखो हम क्या बात कर रहे थे, तीसरा पॉइंट क्या था? होमोजीनिटी। अब ये सब फीमेल है, यहां पर ये सब 50 लोग मेल और गवर्नमेंट स्कूल के हैं, तो ये एक जैसे हैं कि नहीं है? एक जैसे हैं कि नहीं? एक जैसे ही हैं। तो ये एज होमोजीनियस एज पॉसिबल, ये एजम्पशन करेक्ट है बेटा। तीसरी एजम्पशन और पहली एजम्पशन दोनों करेक्ट हैं। अभी तक चौथी पढ़ी नहीं है मैंने। विद इन ए स्टेटम शुड बी एज हेट्रोजीनियस, नहीं नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव हेट्रोजीनियस हो सकता है, लेकिन एक स्टेटा के अंदर जो होंगे वो, हाँ, वो सारे होमोजीनियस होंगे। क्लियर हो? थोड़ा मेंटोस मूवमेंट आया, दिमाग की बत्ती जली। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1 और 3 हो जाएगा बेटा। 1 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। Which of the following is a characteristic of qualitative research? Qualitative research, गुणात्मक शोध का अभिलक्षण कौन सा है? क्वालिटेटिव रिसर्च का एनालिसिस ऑफ डेटा, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, जनरलाइजेशन या यूनिक केस ओरिएंटेशन। ध्यान रखें, आपसे क्वालिटेटिव पूछे, अब ये आंसर और किस रिसर्च का हो सकता था अगर वो आपसे यहां पर एक्सप्लोरेटरी लिखता? एक्सप्लोरेटरी, तब भी हमारा यही ऑप्शन करेक्ट होता, यूनिक केस, ठीक है, ओरिएंटेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट थ्योरीज? थ्योरीज, जिनके पास में मैथमेटिक्स रहा है ना, देखो इंफॉर्मेशन, डेटा, थ्योरी, लॉ, प्रिंसिपल, एक्सियोम, एक्सियोम के बाद में लीमा। कौन कौन से शब्द आपने सुने हैं इसमें बताइए? लीमा अगर नहीं भी सुना है, जिन्होंने बीएससी एमएससी में मैथ्स पढ़ा है उनको पता होगा लीमा किसको बोलते हैं, उनको पता होगा एक्सियोम किस चीज को बोलते हैं। ठीक, और इसी से पहले आ जाता है थ्योरम। थ्योरम, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है, ये अगर आपको नहीं भी मालूम है तो भी चलेंगे, लेकिन इतना समझ लीजिए, थ्योरी वंस एस्टैब्लिश्ड इट बिकम्स अ लॉ। ठीक है, हिंदी में लिखता हूं शायद थोड़ा और समझ में आए। नियम, सिद्धांत, क्या फर्क है नियम और सिद्धांत में? यहीं से एक और सवाल, अगर हम रिसर्च एथिक्स की बात करते हैं तो रिसर्च एथिक्स में हमको नियम पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, सिद्धांत पर ध्यान देना चाहिए? बोलो। दुर्योधन का कहना यह था कि राजा का पुत्र राजा होना चाहिए, ये नियम है, ये नियम है।
ठीक है, मुरारी का कहना ये था, कृष्ण जी का कहना ये था कि राजा सदाचारी होना चाहिए, राजा सदाचारी होना चाहिए, राजा का आचरण प्रजा के प्रति बहुत एम्पैथेटिक होना चाहिए, राजा को नीति शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, और नहीं भी है तो ऐसे उसके पास रतन होने चाहिए जो उसको ऐसी सलाह दें। ये सिद्धांत है। तो कौन सी चीज है जो ब्रॉड है? प्रिंसिपल। रिसर्च एथिक्स में जब हम रिसर्च एथिक्स की बात करते हैं तो हमें एथिकल प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना चाहिए, एथिकल प्रिंसिपल्स का। ठीक है, ये जो बातें बता रहा हूं अगर इसी प्रोफेशन में रहना है ये जीवन भर काम आएंगी। ये सवाल प्रोफेसर के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, ये बारीकी छोटी छोटी। समझ में आ गई? समझ में आ गई चीज? ठीक है, चलिए जी आते हैं वापस अपने सवाल पर आते हैं। सवाल क्या बोल रहे हैं? Which of the following is incorrect about theories? अब देखो यहां पे समझो, यहां पे समझो थ्योरी क्या है। थ्योरी एक्सप्लेन करेगी आपके किसी फिनोमिना को, ठीक है। थ्योरी प्रेजेंट करेगी वो जो सिस्टमेटिक व्यू है। अगर अब देखिए, अब हम प्याजे की थ्योरी लेकर के आते हैं, प्याजे की थ्योरी लेकर के आते हैं। प्याजे की थ्योरी हमेशा कॉन्टेक्चुअल होती है बेटा, ठीक है। थ्योरी एक्सप्लेन करती है उस फिनोमिना को। थ्योरी उस कॉन्टेक्स्ट में है कि भाई उसकी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी थी। थ्योरी वो सिस्टमेटिक व्यू पॉइंट बताती है हमको, ठीक है। थ्योरी के अंदर वो सारे इफ एंड बट शामिल होते हैं कि प्याजे ने कहा कि भाई बर्थ से लेकर के 2 साल तक बच्चा ये चीजें उसमें रहेंगी, और 2 से लेकर के 7 साल तक। लेकिन साथ में उसने ये भी कहा कि ये जो चीजें हैं, ये जो गैप है, ट्रांजिशन, ये ट्रांजिशन फेज इंडिविजुअल होगा। लेकिन अगर हम इसको लॉ समझें, तो हम कहेंगे कि भाई 2 साल का हो गया बच्चा, और 2 साल का होते ही रात के 12:01 पर वो सारी चीजें करे जो अगली अवस्था की है। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं होता। इसलिए ध्यान रखिए थ्योरीज, और खास तौर से स्टेज बेस्ड थ्योरीज आर कॉन्टेक्चुअल। स्टेज बेस्ड थ्योरीज में आपको ट्रांजिशन फेज दिखेगा। ये थ्योरीज को हम लॉ के तरीके से इन्फोर्स या अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। किया जा सकता है, किया है थ्योरी को क्रिटिसिज्म, हर दौर में क्रिटिसिज्म किया है। हमने प्याजे पढ़ी, प्याजे का क्रिटिसिज्म किया कि भाई प्याजे ने जो सेंसरी मोटर स्टेज है और जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है उसको कितना कम करके आंका है, और प्याजे ने जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है उसका कितना महिमा मंडन कर दिया। समझ में आ रही चीज? अब देखते हैं हमारा सवाल क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट थ्योरीज? थ्योरी वंस एस्टैब्लिश बिकम्स ए लॉ। चलिए इस पे डाउट है। थ्योरी एक्सप्लेन्स फिनोमिना द सिस्टम, ये सही है। प्रेजेंट सिस्टमैटिक व्यू ऑफ द फिनोमिना डिस्क्राइब्ड बाय वेरिएबल। थ्योरी इज ए सेट ऑफ प्रोपोजिशंस कंसिस्टिंग ऑफ डिटेल्ड एंड इंटर रिलेटेड कंस्ट्रक्ट। ये भी सही है, ये इनकरेक्ट है। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा इस चीज का। नेक्स्ट पर आ जाइए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट क्वालिटेटिव रिसर्च? क्वालिटेटिव रिसर्च, निम्नलिखित में से गुणात्मक शोध के संबंध में क्या सही नहीं है? It also results in some quantification. Document analysis can be type of qualitative research. It is a unitary approach following the steps of positivist research. अब positivism post positivism दोनों करा चुका हूं मैं आपको। ठीक है जी, क्या क्वालिटेटिव रिसर्च पॉजिटिविस्ट होती है? ये सोच लेना आंसर देने से पहले। It is based on phenomenological paradigm which uses a variety of ये सही है,
ये भी सही है, ये भी सही है, ये सही नहीं है। ठीक, पॉजिटिविस्ट हमेशा क्वांटिटेटिव, पोस्ट पॉजिटिविस्ट क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों रह सकता है। क्लियर है जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट पर आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एनपीसी, बताइए। चलिए आप पढ़िए इसको, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के ऊपर अच्छा सवाल है ये। +1 सिग्मा से -1 सिग्मा आपका 68.26% लिख दूं। +1 सिग्मा से -1 सिग्मा एग्जैक्टली आपका 68.26% होता है। +2 सिग्मा से लेकर के आपका -2 सिग्मा 95.44% होता है। +3 सिग्मा से -3 सिग्मा 100 नहीं होता कभी भी, 99.73% होता है। हम हमेशा ये कहते हैं कि ये लाइनें कभी भी एक्स एक्सिस से नहीं मिलती हैं। ये आपका +1 सिग्मा से, ये आपका मीन, मीडियन, मोड, ओरिजिन, कुछ भी कहिए, +1 सिग्मा, +2 सिग्मा, +3 सिग्मा, -1 सिग्मा, -2 सिग्मा, -3 सिग्मा, इस तरीके से इनकी परसेंटेज होती है भाई। ठीक है, आधा आधा कर लो उसको। ठीक, अब आंसर करो, सवाल क्या पूछ रहा है आपसे। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व इज सिमेट्रिकल, मीन एंड मीडियन एंड मोड हैव द सेम वैल्यू, एकदम सही स्टेटमेंट है। इफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, अगर हम 2 इक्वल पार्ट्स में कर दें, 1/2 इज अबव द मीन एंड अदर इज बिलो द मीन, एकदम सही चीज है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग बिटवीन द मीन एंड +1, दिस इज 0.34, माध्य और +1.6 बीच घटित होने वाली। अच्छा, द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व इज लिमिटेड फ्रॉम प्लस दिस टू माइनस दिस, नो केसेस फॉल्स आउटसाइड दिस लिमिट, ऐसा भी नहीं है। कितने केसेस? 0.27% इससे बाहर लाई कर रहे हैं। सी कैसे आंसर होगा भाई? पहले मेरे को ये बताओ, डी सही कैसे हो गया भाई? डी कैसे सही हो गया, पहले ये बताओ। ये तो चलो फिर भी ठीक है, डी सही कैसे हो गया? मैंने कहा ये मिलते नहीं है इसके साथ में, इसके और इसके बीच की ये है, तो 100 से अगर माइनस करोगे तो 27% तो बेटा इससे बाहर ही चला गया, दोनों साइड को नहीं गया। नो केसेस फॉल्स आउटसाइड +-3 सिग्मा, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पर आ जाइए। Which of the following branch of philosophy would examine, चलिए एजुकेशन के कुछ और क्वेश्चन, मॉरल वैल्यूज, स्टैंडर्ड्स ऑफ एथिकल बिहेवियर, वैल्यूज इन ब्यूटी एंड आर्ट, एपिस्टेमोलॉजी, लॉजिक, मेटाफिजिक्स या एक्जियोलॉजी। बहुत आसान सवाल है बेटा, बताइए। ये चल रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। वैल्यू जजमेंट, मूल्य मीमांसा, ठीक है जी, जिसको हम रैशनल डिस्कोर्स बोलते हैं अबाउट वैल्यूज। ठीक, स्टडी ऑफ मोरालिटी, स्टडी ऑफ एस्थेटिक्स, स्टडी ऑफ ब्यूटी, टेस्ट, जजमेंट, एस्थेटिक्स भी इसी का पार्ट है। तो एक्जियोलॉजी क्या हुई? फिलॉसफी की वो ब्रांच जो फोकस करती है वैल्यूज के ऊपर। दूसरा आपसे कहे जी, एक्जियोलॉजी की स्टार्टिंग कहां से, स्रोत कहां मिलता है? तो प्लेटो और सुकरात की राइटिंग्स में। एक्चुअली सुकरात का क्या है ना, सुकरात की ओरिजिनल राइटिंग्स बहुत है ही नहीं, ठीक है जी, लेकिन प्लेटो और इनके बारे में जिन लोगों ने लिखा है उन राइटिंग से एक्जियोलॉजी का मीनिंग मिलता है।
और जो एक्चुअल टर्म है एक्सियोलॉजी, सबसे पहले अर्ली 19th सेंचुरी में इसका इस्तेमाल किया गया फिलॉसफी में। ठीक है जी, वैल्यू, एथिक्स, एस्थेटिक्स, राइट। Which of the following branches of philosophy would engage with the question on what do we base our knowledge of the world and our understanding of truth? सवाल समझ में आ गया? जगत के प्रति हमारे ज्ञान और सत्य के प्रति हमारी समझ का आधार क्या है, इस सवाल को कौन सी मीमांसा डील करती है? बात हो रही है नॉलेज की, नेचर ऑफ नॉलेज की। तो नेचर ऑफ नॉलेज किस में मिलती है हमको? एपिस्टेमोलॉजी, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड जेंडर स्टीरियोटाइपिंग? सोशलाइजेशन का पार्ट है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, राइट। उसने पूछा कौन सा जेंडर स्टीरियोटाइपिंग नहीं समझा जाएगा, नहीं समझा जाएगा। एक एडवर्टाइजमेंट है वेयर द वुमेन हैंडल्स वर्क, होम एंड किड्स, ऐसा विज्ञापन जिसमें महिला ही डेली शोर्स को डील कर रही है, तो ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है। अ चिल्ड्रन बुक्स वेयर द फादर डज हाउस होल्ड शोर्स, ओके। A television program in which doctors are male and nurses are female. A movie in which hero always saves the heroine from danger. मतलब इसी में एक एक्सियम छिपा हुआ है कि हीरोइन ऑलवेज पुट यू इन डेंजर। इसमें जेंडर स्टीरियोटाइपिंग नहीं है। ये मूवी देखी है की एंड का? ये मूवी देखी है की एंड का? 1-2 साल हो गए, कोरोना के टाइम पर आई थी। एक तो करीना कपूर थी उसमें, और वो था बोनी कपूर का लड़का मोटा, क्या नाम है उसका, अर्जुन कपूर। नहीं देखी? कोई बात नहीं, इतनी भी अच्छी नहीं है कि देखी जाए, लेकिन उसका कहने का मतलब था ये की और का, पता है क्या, ये लड़की लड़का, ये वाले की और का है। मूवी क्या है? मूवी इस चीज को लेकर के है कि जो ब्रेड अर्नर है, जो घर की कमाई घर में लाने वाली है, वो फीमेल है, समझ रहे हो। चलिए, अ चिल्ड्रंस बुक वेयर द फादर डज हाउस होल्ड शोर्स, ठीक है जी। अरे कल फेसबुक बंद हो गया था, फेसबुक बंद हुआ कल रात में। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत परेशानी? नेक्स्ट पर आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डाइकोटमी पर्टेनिंग टू रिसर्च इन एजुकेशन? डाइकोटमी का मतलब क्या है? द्विभाजीकरण, ठीक है। हाँ जी, वो कह रहा है वैलिड डाइकोटमी नहीं है, नहीं है वैलिड डाइकोटमी। देखिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एकदम क्रिस्टल क्लियर द्विभाजीकरण है, ठीक है, ठीक। इंपीरिकल और फिलोसॉफिकल एकदम द्विभाजीकरण है, इसके बीच का कुछ नहीं होगा, ठीक है। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव भी द्विभाजीकरण हो रखे हैं, इनके बीच का कुछ नहीं है बेटा। गड़बड़ी है लॉन्गिट्यूडनल हॉरिजॉन्टल में। लॉन्गिट्यूडनल के साथ में क्या होता है? क्या होता? करेक्ट क्या होता? लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शनल। समझ में आ गई? विच रिसर्च मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड प्रैक्टिशनर्स रिसर्च? बहुत आसान सवाल है, आंसर करिए। एक्शन होगा, इथनोग्राफिक होगा, एक्सपेरिमेंटल होगा, हिस्टेरियोग्राफी होगा। प्रैक्टिशनर रिसर्च किसको बोलते हैं? जहां रिसर्च करने वाला ही रिसर्च के जो परिणाम होंगे उनको प्रैक्टिस में अप्लाई करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इंटरैक्शनिज्म? और ये इंटरैक्शनिज्म पता है कौन सा है? आपकी सोशियोलॉजी में मैंने आपको करा है सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, ठीक है बेटा। पढ़िए, आंसर करिए। करेक्ट अबाउट सिंबॉलिक, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। करेक्ट पूछे उसने, करेक्ट अबाउट इंटरैक्शनिज्म। देखो 3 अप्रोच है हमारे पास, ठीक है। चाहे आपको 38 नंबर, आप देखते हैं एक बार इसको।
इट रिगार्ड सोसाइटी एज ए सिस्टम, हेंस इट इज समटाइम रेफर टू एज सिस्टम थ्योरी। ये गलत है बेटा, ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है जो कहता है जैसे हमारा शरीर पूरा एक सिस्टम है, इसमें अलग अलग छोटे छोटे सिस्टम है, कार्डिक ऑर्गन सिस्टम है ना, कार्डिक अलग हो गया, एंडोक्राइन अलग हो गया, ठीक है जी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, और वो कहते हैं सारे सिस्टम एक दूसरे से जुड़े हैं, वो फंक्शनलिज्म है। ठीक है, ठीक। नाउ ये नहीं है, इट यूजुअली रिजेक्ट द नोशन ऑफ ए सोशल सिस्टम एंड सो इट डज नॉट रिगार्ड ह्यूमन एक्शन एज ए रिस्पॉन्स और रिएक्शन। ये भी गलत है। ठीक है जी। इट ऑफर्स ए जनरल एक्सप्लेनेशन ऑफ सोसाइटी एज ए होल एज अ रिजल्ट इज समटाइम्स नोन एज मैक्रो थ्योरी। एक सेकेंड रुकिए जरा, रुकिए रुकिए रुकिए, पहला गलत है भाई, अभी सेकंड को हम होल्ड पे रखते हैं। इट ऑफर्स ए जनरल एक्सप्लेनेशन ऑफ सोसाइटी एज ए होल एंड रिजल्ट समटाइम नोन एज मैक्रो थ्योरी। ये कॉन्फ्लिक्ट के साथ में जा रही है। इट टेंड्स टू सी मैंस बिहेवियर एज शेप्ड बाय द नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ द सोशल सिस्टम। अगेन फंक्शनलिज्म। प्रकार्य, अकार्य, नकार्य, ये फंक्शनलिज्म प्रकारवाद में है। ठीक है जी। अब देखो दूसरे को पढ़ो एक बार फिर से। इट रिजेक्ट द नोशन ऑफ ए सोशल सिस्टम, ये सिस्टम की फंक्शन की बात ही नहीं कर रहा। एंड सो इट डज नॉट रिगार्ड ह्यूमन एक्शन एज ए रिस्पॉन्स और रिएक्शन टू द सिस्टम। ये इंटरेक्शनिज्म के हिसाब से चल रहा है कि भाई सिंबल्स जो है, सिंबल्स के थ्रू सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। आप देखो इसका कोई अर्थ है कि नहीं है, और ये अभी यहां लिखा हुआ है, और ये जब वहां जाते हैं महाकाल तो ये यहां पे छपता है माथे पर। जगह बदलते ही क्या इसके अर्थ नहीं बदलते? क्या इसका अपना कोई वो नहीं है? सिंबल, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। सिस्टम की बात ही नहीं कर रहा, सोशल सिस्टम की बात ही नहीं कर रहा। ठीक है जी। लगाया टाइम, आ जाइए। एल्बर्ट बैंड्यूरा considers dash as a person's expectancy of how effective his or her efforts to accomplish a goal will be in any particular circumstance। बहुत लंबा बिना बात खींच रखा है सवाल, आंसर करें। सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ इमेज। आपको सबको बहुत बार बता चुका हूं कि एल्बर्ट बैंड्यूरा के द्वारा दिया गया एक वेरिएबल सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी का मतलब क्या है कि एन इंडिविजुअल्स बिलीव इन हिज और हर कैपेसिटी टू एग्जीक्यूट पर्टिकुलर बिहेवियर, राइट। नेक्स्ट पर चला। अ डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी स्क्यूड व्हेन द मीन एंड मीडियन आर एट डिफरेंट पॉइंट्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बात समझ आ रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू स्क्यूनेस ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन। स्क्यूनेस, कर्टोसिस 60 और 38 में सवाल आएगा ही आएगा। अब आप एक बार इस सवाल को पढ़ें और आंसर करें भाई। नेगेटिवली स्क्यूड, पॉजिटिवली स्क्यूड। ठीक, कितने बार हमने किया है। डिस्ट्रीब्यूशंस आर सेड टू बी पॉजिटिवली स्क्यूड व्हेन स्कोर्स आर एक्यूमुलेटेड एट द हाई एंड ऑफ स्केल, मतलब राइट हैंड साइड। मतलब जब राइट हैंड साइड को होंगे एक्यूमुलेशन, इकट्ठे स्कोर्स, तब हम उसको पॉजिटिवली स्क्यूड कहेंगे। पॉजिटिव स्क्यूड तो लेफ्ट हैंड साइड को होते हैं ना बेटे, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। A distribution is said to be skewed when the mean and median are at different points, ये सही है। In a normal distribution, mean, median, mode are exactly the same point. The more distributions approach to normal distribution, mean and median gets closer to each other, ये भी सही है। एक बार कोई ढंग की किताब लेकर के पॉजिटिव स्क्यूड, नेगेटिव स्क्यूड का डायग्राम बनाना। मनीषा says milk whenever she wants her milk from kitchen. Subsequently, she says milk after she has had a drink. Now using a single phrase to mean different things, एक ही फ्रेज से अलग अलग चीजों के अर्थ
उसको हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश की नॉलेज है, ठीक है जी। आपने सुना होगा ऑक्सीमोरन क्या होता है, होलो फ्रेज क्या होते हैं। होलो फ्रेज का मतलब है जब बच्चे यूज करते हैं एक वर्ड को मल्टीपल मीनिंग्स देने के लिए, ठीक है जी। होलो फ्रेज। प्राइवेट स्पीच आपको मालूम है, वाइगोत्स्की की थ्योरी। पब्लिक स्पीच आपको मालूम है। टेलीफ्रेज क्या है भाई? टेलीफ्रेज या टेलीग्राफिक स्पीच। टेलीग्राफिक स्पीच, टेलीग्राफिक स्पीच का मतलब है 2 या 3 शब्दों के सेंटेंस, ठीक है। डन है। नेक्स्ट पर आ जाओ। इन ए क्वांटिटेटिव डेटा अ रिसर्चर कैन इंप्रूव वैलिडिटी ऑफ द रिसर्च वर्क। कैसे? थ्रू केयरफुल सैंपलिंग, लिमिटिंग द वेरिएबल्स, चूजिंग अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंटेशन, अप्लाइंग अप्रोप्रिएट स्टेटिस्टिकल ट्रीटमेंट ऑफ द डेटा। कैसे हम इंप्रूव करेंगे वैलिडिटी? थ्रू केयरफुल सैंपलिंग, ठीक है जी। वेरिएबल्स को सीमित करके वैलिडिटी या रिलायबिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ रहा, ठीक है जी। चूजिंग अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन मतलब जो आपकी ऑपरेशनल डेफिनेशन होगी उस वेरिएबल की, उसके डायमेंशंस और आपके टूल के डायमेंशंस मैच करेंगे। ऐसा नहीं होगा लुक लंदन टॉक टोक्यो, ठीक है। अप्लाइंग अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट ऑफ द डेटा, ये भी होगा। तो एक होगा, कितने चूज करने हैं? अच्छा 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकता है। 1, 3 और 4। बी ऑप्शन क्या है हमारा? 1, 3 और 4। ओके ठीक है, ठीक। In a research hypothesis stated as the higher the income of the parent, the better job prospects of their children। सबसे पहले तो शोध परिकल्पना देखो ये कैसी है। अभिभावक की आय जितनी अधिक होगी बच्चों के लिए रोजगार की संभावनाएं उतनी बेहतर होंगी। बोथ आर डिपेंडेंट वेरिएबल्स, बोथ आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इनकम ऑफ द पेरेंट इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जॉब प्रोस्पेक्ट्स इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल। बताइए, वेरिएबल्स ही बताने हैं बेटा, और उसने करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है 17 का सी। इनकम ऑफ द पेरेंट्स इज डिपेंडेंट एंड दिस, द हायर द इनकम ऑफ द पेरेंट एंड द बेटर द प्रोस्पेक्ट ऑफ द चिल्ड्रन। अच्छा, इसी स्टेटमेंट को अब सुनो ध्यान से, इसी में दूसरा सवाल। इसी स्टेटमेंट को अगर मैं हाइपोथेसिस मान के चलूं तो ये किस तरीके की हाइपोथेसिस है, मुझे ये बताओ। किस तरीके की हाइपोथेसिस है ये बताओ। ये नल हाइपोथेसिस है, डायरेक्शनल है या नॉन डायरेक्शनल है? डायरेक्शनल, 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 ठीक है। अब मेरा एक सवाल और है तुमसे, अगर ये डायरेक्शनल है तो इसका अगर हम स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे तो इसमें 1 टेल टेस्ट यूज होगा या 2 टेल टेस्ट यूज होगा? ये बताओ बेटा, बात समझ में आई? 1 टेल टेस्ट, 2 टेल टेस्ट पूछ रहा हूं मैं आपसे। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस अगर है तो उसमें, चले नेक्स्ट पर आ जाओ। जिनको हम बुक स्मार्ट बोलते हैं, बुक स्मार्ट, ठीक है, टाइप is another way of talking about which kind of intelligence। स्टर्नबर्ग का जो त्रिचापीय सिद्धांत है, ठीक है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने जो ये दिया आपका, क्या नाम है, ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जिसमें वो प्रैक्टिकल की बात करता है, क्रिएटिव की बात करता है और एनालिटिकल इंटेलिजेंस की बात करता है, ठीक है। और यहां पर उसने बुक स्मार्ट पूछा है। दूसरा सवाल कई बार स्ट्रीट स्मार्ट, उसने आपसे पूछा बुक स्मार्ट। बुक स्मार्ट हो जाएगा बेटा एनालिटिकल। अगर वो आपसे पूछता है स्ट्रीट स्मार्ट, स्ट्रीट स्मार्ट किसको बोलते हैं बताओ? स्ट्रीट स्मार्ट प्रैक्टिकल, ठीक, या प्रॉब्लम सॉल्विंग? ठीक है। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का मतलब है कि जब आप ऑपरेट करते हैं रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स पर और सॉल्व करते हैं प्रैक्टिकल सिचुएशंस को, ठीक है जी। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस में क्या क्या चीजें आ गई आपकी जी? इंटरपर्सनल नेगोशिएशंस आ गए आपके,
ठीक, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आ गई आपकी, राइट, ध्यान रखेंगे। ओके जी। रिसर्च डिजाइन अलाउ इन्वेस्टिगेटर टू ड्रॉ कॉजल inferences and observe with relatively little difficulty whether or not the independent variable causes changing in the dependent variable। कौन से रिसर्च डिजाइन की बात हो रही है? केस स्टडी बेस्ड, एक्सप्लोरेटरी, एक्सपेरिमेंटल या सर्वे? कॉजल इन्फ्रेंसेस, कार्य कारण, बल्कि कारक और प्रभाव, कार्य कारण भी नहीं, कारक और प्रभाव किसमें देखते हैं हम? एक्सप्लोरेटरी, केस स्टडी, एक्सपेरिमेंटल या सर्वे? क्या आंसर होगा? एक्सपेरिमेंटल में। ठीक, आज का आखिरी सवाल लेते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड इंडस्ट्री both in the public and private sector should ensure equitable treatment to person with disabilities। why? equitable treatment to person with disabilities, इसी में जीरो रिजेक्शन पॉलिसी आ गई, इसमें सब कुछ आ गया आपका। State has the responsibility to ensure access to all sphere for person with disability। person with disability will easily follow all the orders and can be easily controlled। person with disability can be hired on low salaries। it will enhance the social image of the private organization। ये है कारण 20 मई का 1। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।